हेलो स्टूडेंट्स, हम अब इस वीडियो में बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 3 की, जिसका नाम है योग एज प्रिवेंटिव मेजर्स एंड लाइफस्टाइल। इसमें हम जानेंगे योगासन के थ्रू हम लाइफस्टाइल से लीड होने वाली कौन कौन से डिजीज़ के बारे में या डिजीज़ से के लिए हेल्प ले सकते हैं, कौन कौन से आसन हमें हेल्पफुल हैं उन डिजीज़ से बचने के लिए या उनको क्योर करने के लिए। सबसे पहले आसन के बारे में जानते हैं कि आसन योगासन है क्या। आपको सबको पता है कि अष्टांग योग के 8 अंग हैं। इस अष्टांग योग को इंग्लिश में 8 एलिमेंट्स ऑफ योग भी कहा जाता है। इस अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, इसमें तीसरा जो पार्ट है वो आसन है, जिसमें आसन कर्म योग के अंतर्गत आता है। कर्म योग में फिजिकल एक्सरसाइज जो भी होती हैं, जितनी भी आप योग में करते हैं, वो सब कर्म योग के अंतर्गत आती है। इसी तरह से क्रिया योग के अंतर्गत जितनी प्राणायाम की टेक्निक है, जो शरीर में क्रिया करने वाले अंग हैं, उनसे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं योग में, वो क्रिया योग के अंतर्गत आती है। तो हमें कर्म योग के जरिए यानी फिजिकल एक्सरसाइज आसन्स के जरिए हम लाइफ स्टाइल में से पैदा होने वाली कौन कौन से डिजीज़ का इलाज कर सकते हैं या उसे क्योर कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ये डिजीज़ हैं जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा, हाइपरटेंशन एंड बैक पेन। पहली डिजीज के बारे में बात करते हैं, ओबेसिटी। इन रीसेंट रिसर्च यूनाइटेड स्टेट्स में हर एडल्ट 3 एडल्ट में से 1 एडल्ट ओबेसिटी का शिकार है, और यहाँ तक कि ये बीमारी अब बच्चों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी हर 5 बच्चों में 1 बच्चा, और टीनेजर में भी इसी रेशियो में लगभग ये बच्चे ओबेसिटी से शिकार हैं। ओबेसिटी वर्ल्ड वाइड एक तेज़ी से बढ़ने वाली प्रॉब्लम है। ओबेसिटी का पता लगाने के लिए हम एक सिंपल टेस्ट करते हैं। एक सिंपल टेस्ट से आपके बॉडी का टाइप पता चल जाता है कि आपकी बॉडी ओबीज है या नहीं है, या ओवरवेट है या अंडरवेट है या नॉर्मल वेट की कैटेगरी में है। इस टेस्ट को कहते हैं बीएमआई। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। आपकी बॉडी के हिसाब से आपका मास जो है उस इंडेक्स में फिट है या नहीं है। एक इंडेक्स बनी हुई है, रिसर्च के द्वारा एक इंडेक्स बनाई गई है। उस नंबर के लोग, यानी वो जो उसका रिजल्ट अगर उसके बीच में आता है तो इसका मतलब होता है नॉर्मल वेट है। इसका स्कोर होता है 18.5। 18.5 से अगर कम है तो इंडिविजुअल अंडरवेट है। 18.5 से लेकर 24.9 तक अगर इसका स्कोर आता है तो इसका मतलब नॉर्मल वेट है। 25 से अबव अगर आता है तो इसका मतलब ओवरवेट शुरू हो जाता है कि आप ओवरवेट हैं, आपको वेट कंट्रोल की ज़रूरत है। अगर यही चीज़ 27.5 से अबव हो जाती है तो ओवरवेट की कैटेगरी सेकंड हो जाती है। ये चीज़ 30 से अबव हो जाती है तो इसका मतलब आप ओबेसिटी की कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। इसका फॉर्मूला है इसको निकालने का, वेट इन केजीज अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। सपोज किसी की हाइट 150 सेंटीमीटर है तो उसको 1.50 इंटू 1.50, क्योंकि 1.50 मीटर यानी 1.5 मीटर उसकी एक हाइट है, या 1.40 मीटर, वट एवर द हाइट इट इज, हाइट इंटू हाइट इन मीटर्स एंड वेट इन केजीज अपॉन हाइट इन मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का जो भी रिजल्ट आएगा, आप अपनी हाइट, अपना वेट पहले डालेंगे, वेट के नीचे हाइट लिखेंगे, उसको इंटू कर लेंगे, डिवाइड कर कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी का स्कोर, बीएमआई का स्कोर क्या है। बीएमआई का स्कोर जानने के बाद अगर आपकी वेट की कैटेगरी उस कैटेगरी में आती है कि आपको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो आपको उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। योगासन में हम बहुत सारे आसनों का उपयोग करके अपने ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं पवन मुक्तासन, हलासन, चक्रासन, ताड़ासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन, सूर्य भेदन प्राणायाम, धनुरासन। ये सारे आसनों का प्रयोग करके हम जो है अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द कंट्राइंडिकेशंस ऑफ भुजंगासन। अगर मैंने भुजंगासन बताया तो भुजंगासन की कंट्राइंडिकेशंस का मतलब होता है कि किन व्यक्तियों को ये नहीं करना चाहिए। तो आप इसमें कॉमन सी चीज़ें हैं जिसको कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं करना चाहिए। अगर भुजंगासन है, स्ट्रेच हमारे स्पाइन में पड़ा तो स्पाइन से रिलेटेड जिसको भी प्रॉब्लम उसे नहीं करना चाहिए। हार्ट की डिजीज़ वाले को नहीं करना चाहिए, अस्थमा वाले को नहीं करना चाहिए, हाइपरटेंशन किसी को होता है, किसी को हाई बीपी है, उसे आसन नहीं करने चाहिए। तो ये 4-5 लोग हैं जिनको कि आप किसी भी आसन में डाल देंगे और वो हर जगह करेक्ट माने जाएंगे। तो हमारा पहला चैप्टर ओबेसिटी
कंप्लीट होता है। सॉरी, पहला टॉपिक थर्ड चैप्टर का ओबेसिटी। ओबेसिटी को कंट्रोल करने वाले आसन के नाम हैं, फिर से एक बार याद कर लें। ताड़ासन, कटी चक्रासन, पवन मुक्त आसन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, मत्स्य आसन, धनुरासन एंड सूर्य भेदन प्राणायाम। ये सारी चीजें आपके ओबेसिटी को कंट्रोल करने के काम आती है। नाउ वी मूव टू सेकंड लाइफस्टाइल डिजीज, दैट इज डायबिटीज। डायबिटीज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी है जो आजकल के सिनेरियो में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। डायबिटीज़ एग्जैक्टली होती क्या है? हमारे शरीर में एक ग्लैंड होता है पैंक्रियाज, जो कि इंसुलिन जनरेट करता है। इंसुलिन क्या करता है? आपके बॉडी, आपके ब्लड में जितनी भी शुगर, आप जो शुगर कंज्यूम करते हैं, जो भी शुगर आपके बॉडी में जाती है, उसको ब्लड से छानने का काम करता है, उसको क्लीन करता है, उसके रेगुलेट करने का काम इंसुलिन करता है। तो अब डायबिटीज़ दो तरह की होती है। एक, आपकी बॉडी में इंसुलिन जनरेट ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट कहते हैं, जो हो सकता है जेनेटिक हो, बाय बर्थ हो, किसी के अंदर किसी तरह का विकार हो गया है कि उसकी एक ग्लैंड काम ही नहीं कर रहे हैं, पैंक्रियाज उसका वर्क कर ही नहीं रहा है, जो इंसुलिन जनरेट होना चाहिए बॉडी में वो हो ही नहीं रहा। ऐसे लोगों को क्या करना होता है? बाहर से एक्सटर्नल रूप से हर दिन इंसुलिन इंजेक्ट कराना होता है अपनी बॉडी में, जो कि उसके ब्लड को क्लीन करे। अदरवाइज ये ब्लड, जो शुगर वाला ब्लड है, ये डायबिटीज जो क्या बोलते हैं शुगर कंटेनिंग ब्लड है, अगर ब्लड में से छाना नहीं जाएगा ये शुगर, तो ये शुगर वाला ब्लड जहाँ जहाँ सर्कुलेट होगा उस जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है ये रेनल उस पर, यानी आपकी किडनीज पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। किडनीज जो इसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को छान करके यूरिन के जरिए बाहर निकालती है, ये डायबिटीज़ वाला ब्लड सबसे ज़्यादा आपके किडनीज के लिए हार्मफुल होता है। अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज पे। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन जनरेट तो हो रहा है, लेकिन वो उतना इंसुलिन जनरेट नहीं हो रहा है जिससे कि आपके ब्लड शुगर, जितनी भी आपके ब्लड में शुगर है, वो सारी शुगर क्लीन हो सके। तो इंसुलिन जनरेट होता है लेकिन कम जनरेट हो रहा है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा, या वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट पाए जाते हैं, जिनके लाइफस्टाइल की वजह से उनकी बॉडी के पैंक्रियाज और ग्लैंड ने काम करना कम कर दिया है, या काम करने की क्षमता उसकी प्रभावित होने लगी है। टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छा कहते हैं स्वेट। जितना आपको स्वेट होगा, जितना आप हार्ड वर्क करोगे, उतना आपकी बॉडी में इंसुलिन और जनरेट होगा, उतना आपका ब्लड आसानी से क्लीन होगा। इसको क्योर करने वाले कुछ आसनों के नाम है भुजंगासन, कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, शलभासन, धनुरासन, सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, मंडूकासन, गौमुखासन, योग मुद्रा, उष्ट्रासन, कपालभाति। ये सारी टेक्निक्स डायबिटीज को कंट्रोल करने के काम आती हैं। ओके, कंट्राइंडिकेशंस के लिए वही सारी चीज़ें हैं जैसे आपको ओबेसिटी में बताई गई थी। कौन कौन से आसन को करने के लिए किसको नहीं करना चाहिए, किसको करने से क्या फ़ायदा होता है। ये रिलैक्सेशन, माइंड का रिलैक्सेशन, बॉडी रिलैक्स होती है, पैंक्रियाज काम करते हैं सही तरीके से, बॉडी सही अलाइन होती है तो सही तरीके से काम करती है। आसन आपके बॉडी के अलाइनमेंट में बहुत काम करते हैं। ये सारे लाइफ स्टाइल के डिजीज़ हैं। लाइफ स्टाइल के डिजीज़ एक डिजीज़ से दूसरे डिजीज़ जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के बाद हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन आपका बीपी को लीड करता है, बीपी आपका डायबिटीज़ को लीड करता है, डायबिटीज़ आपको रेनल प्रॉब्लम को लीड करता है, आपके किडनी में इफेक्ट डालता है। इसी तरह से एक अस्थमा बीमारी है। अस्थमा में क्या होता है कि आपके लंग्स जो होते हैं वो थोड़ा नैरो हो जाते हैं, विंड पाइप नैरो हो जाती है, कभी कभी स्वॉलन हो जाती है, आपके उसमें सूजन आ जाती है फेफड़ों में, और म्यूकस एक्स्ट्रा जनरेट होता है जो कि सांस की नली को डिस्टर्ब करता है, उसको नैरो करता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये सांस चूँकि क्रिया योग के अंतर्गत ये भी आपका रेगुलर किया करने वाला ऑर्गन है। 24 आवर्स आपका एक हार्ट और एक लंग्स वर्क करते रहते हैं। ये दो ऑर्गन आपके 24 आवर्स नॉन स्टॉप वर्क करते हैं। अगर इनमें से एक भी ऑर्गन आपका काम करना बंद करता है यानी लाइफ आपकी स्टॉप हो जाती है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसको कि बहुत ज़्यादा क्योर नहीं किया जा सकता। इसके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके सिम्टम्स को सही टाइम पे पहचान करके उसको एलर्जिक या एक्स्ट्रा एलर्जिक बनने से रोका जा सकता है। कभी कभी अस्थमा के पेशेंट को धुआं और कोल्ड और फ्लू ये सब चीज़ों से भी एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसको भी क्योर करने के लिए ताड़ासन,
ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, उत्तान मंडूकासन, भुजंगासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, वक्रासन, कपालभाति, गोमुखासन, मत्स्यासन एंड अनुलोम विलोम, ये सारे हेल्प करते हैं। आपको सांस से रिलेटेड प्राणायाम की टेक्निक्स अस्थमा के लिए बहुत हेल्पफुल है। जितने भी आपके प्राणायाम की टेक्निक्स हैं, अगर आप उनको रेगुलरली फॉलो करेंगे वो आपके अस्थमा को क्योर करने के लिए बहुत काम आती हैं। तीसरी हमारी बीमारी है लाइफस्टाइल से लेकर के हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आपके एक हार्ट की स्टेज होती है। आपका हार्ट, आपको पता है बीपी जो होता है, एक नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg। ये क्या होता है, एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। जब पंप करते समय हार्ट बीट आपकी, जब हार्ट बीट करती है तक 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 जब ये करती है, जिस समय ये पंप करती है उस समय इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब दो बीट के बीच में एक स्पेस होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो पहला वाला जो आपका जो बीट करता हुआ जो हार्ट की दक दक जो आवाज़ है वो आपका 120 वो नंबर बताता है। जो बीच का गैप होता है वो से डायस्टोलिक प्रेशर जो कहलाता है वो 80 आपको उसको मेजर करता है। जब हार्ट हमारा पंप करता है ब्लड, जब पुश करता है ब्लड को, उसे फर्स्ट सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जब वो एक तरीके से क्या बोलते हैं, स्क्वीज करता है, अपने अंदर ब्लड को पंप करता है, जिसमें बाहर की तरफ फ्लो करता है वो सिस्टोलिक प्रेशर, और जब अपने अंदर खींचता है ब्लड को वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इसी प्रेशर को जब अगर समय के साथ साथ जब ये धीरे धीरे आपके इसमें बढ़ोतरी होने लगती है, स्ट्रेस लेते लेते जब इसके अंदर आपकी हार्ट बीट एक नॉर्मल वे से ऊपर जाने लगती है, हाई बीपी की तरफ आप जब लीड होने लगते हैं, ये हाइपरटेंशन वहीं से शुरू होता है। आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेने से आपकी बॉडी रिएक्ट दूसरे तरीके से करती है और आप एक लीड करते हैं हाइपरटेंशन की तरफ। हाइपरटेंशन को भी क्योर करने वाले बहुत सारे आसन हैं, जिनमें से ताड़ासन, कटी चक्रासन, उत्तान पादासन, अर्धहलासन, सरल मत्स्यासन, गोमुखासन, उत्तम मंडूकासन एंड वक्रासन, भुजंगासन, शवासन एंड शोधन प्राणायाम एक्सेट्रा टेक्निक्स आपके अस्थमा हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के बहुत काम आती है। नाउ फिफ्थ वन, बैक पेन एंड आर्थराइटिस। बैक पेन हमारे स्पाइन हमारे, आपको पता है कि सर्वाइकल से लेकर के लुम्बर रीजन तक, हमारे लुम्बर से भी सैक्रम रीजन तक हमारी स्पाइनल एक कॉर्ड है जो कि आपके शरीर को सीधा रखने के लिए, उठने बैठने, हर तरह की किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए वो बहुत हेल्पफुल है। ये स्पाइन के बीच बीच में कुछ स्पेस है, उस स्पेस में एक जेल टाइप का फ्लूइड जमा होता है। वो जेल जो होता है वो एक स्पाइन को रेगुलरली मूव करने के लिए स्पेस प्रदान करता है और उसको मूवमेंट को लचीला बनाता है। जब यही जो बीच का फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो होता है, जब कभी उसके अंदर से एक सील नुमा ब्लॉकेज होता है जिसके अंदर ये रहता है, अगर उसको ब्रेक करके ये बाहर की तरफ आता है, तो बाहर की तरफ आने के बाद ये अगर आपके सर्वाइकल एरिया के पास ऊपर से आया है तो आपके पीठ के इधर ये हाथ के मूवमेंट को ब्लॉक करेगा, यहाँ पे दर्द अपर बैक में बनेगा। जब ये लुम्बर रीजन की तरफ जाता है, लुम्बर रीजन से सैक्रम रीजन की तरफ अगर कहीं किसी एरिया में इसका ब्लॉकेज टूटा हुआ है और ये नर्व को हिट करने लगता है, कभी कभी ये L4 L5 के पास से साइटिका नर्व को हिट करता है, तो आपके पैरों में साइटिका पेन शुरू हो जाता है। बैक पेन, कभी लोअर बैक में जो पेन होता है वो कहलाता है। जब भी कभी ये डिस्क कहीं डिस्टर्ब होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड की, ये जब डिस्क डिस्टर्ब होकर के किसी वेन्स को हिट करती है, तो वो वेन्स की जहाँ जहाँ पे जिस एरिया में वो वेन्स आपके शरीर में जा रही है, उस सारे एरियाज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन जनरेट होता है और हम एक असहज पीड़ा का अनुभव करते हैं और अपने काम को करने में असमर्थ हो जाते हैं। ये बैक पेन। आर्थराइटिस इस तरह से घुटनों में, आपके घुटनों को ब्लॉक करता है और घुटने के फ्री मूवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसमें भी आपको हेल्पफुल जो आसन है उनके नाम है वक्रासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, उष्ट्रासन, गौमुखासन, मकरासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, भद्रासन एंड नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये सारे आसन इसको क्योर करने के लिए काम आते हैं। इन बीमारियों से क्योर करने में हमें बचने के लिए काम आते हैं। आसन के बारे में एक चीज़ आपको और बताना मैं भूल गया था।
आसन 3 तरह के होते हैं। एक होता है रिलैक्सेटिव आसन, जो कि हम बिना किसी बीमारी के लिए भी ऐसे क्यों अपने लिए स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, अपनी बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ाए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाए रखने के लिए। क्यूरेटिव आसन और मेडिटेटिव आसन जो अभी आपको बताए जा रहे हैं, ये हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए, अस्थमा को क्योर करने के लिए, डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए। और तीसरे होते हैं रिलीजियस पर्पस से, अपने माइंड के पीस के लिए कोई आसन हम यूज़ करते हैं जो मेंटल पीस के लिए, वो एक रिलीजियस पर्पस से, एक रिलैक्सेटिव पर्पस से, तीसरा है मेडिटेटिव और क्यूरेटिव पर्पस से। तो आसन 3 वजह से उपयोग किए जाते हैं। यही हमारा एक चैप्टर में था, योग एज प्रिवेंटिव मेजर्स एंड लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल आपको पता है जो हमारी आजकल ख़राब हो चुकी है, हम मशीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं, हमारे एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ कम रहते हैं, मोबाइल पे गेम ज़्यादा खेलना है, मोबाइल पे एंजॉयमेंट ज़्यादा है, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल थोड़ा घट गया है। इस वजह से ये सारी लाइफस्टाइल की डिजीज़ हैं जो हमें नॉन हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लीड कर रही हैं। थैंक यू।